क्लास 8 सब्जेक्ट साइंस लेसन नंबर 8 सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस कार्य। रचना कैसी होती है और उसके क्या कार्य होते हैं उसके बारे में इस पाठ में हमको पढ़ना है। सबसे पहले मुख्य जो हेडिंग है उसके बारे में हम देखेंगे। इन दिस चैप्टर टॉपिक्स टू बी कवर्ड, इस पाठ के अंतर्गत हमें निम्नलिखित मुद्दों के बारे में जानना है। फर्स्ट इज डिस्कवरी ऑफ द सेल, कोशिका की खोज। दूसरे स्टेप में द सेल थियरी, कोशिका के बारे में पढ़ना है, कोशिका के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी लेनी है। थर्ड पॉइंट है यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय जीवों के बारे में पढ़ना है। सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, कोशिका की संरचना और उसके कार्य के बारे में। फिफ्थ पॉइंट जो है प्लांट एंड एनिमल सेल, पौधे और जानवर की कोशिकाओं के बारे में पढ़ना है। ग्रोथ एंड सेल डिवीज़न, लास्ट पॉइंट इज ग्रोथ एंड सेल डिवीज़न, किस तरह से कोशिका का वृद्धि होता है और किस तरह से कोशिका विभाजित होते हैं, इन सभी के बारे में हमको इस चैप्टर में पढ़ना है। तो अब यहाँ से शुरुआत होगा चैप्टर का। पहले चैप्टर के बारे में कुछ इंट्रोडक्शन है। यू हैव ऑलरेडी लर्न दैट थिंग्स अराउंड अस आर आइदर लिविंग और नॉन लिविंग। आप ये जानते हैं या पढ़ चुके हैं कि हमारे आसपास जितनी भी वस्तुएं हैं या तो वो सजीव हैं या फिर निर्जीव। फर्दर यू मे रिकॉल दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म पोजेस सम कॉमन फीचर्स लाइक। अब फिर से आपको पुनरावृत्ति करा दी जा रही है कि जो सजीव हैं उनमें कौन कौन से गुण होते हैं, कौन कौन से क्वालिटी उनके अंदर होती हैं जिससे कि हम ये जान पाते हैं कि वे सजीव हैं। सबसे पहला जो पॉइंट है ऑल ऑफ देम रिक्वायर फूड, उन सभी को भोजन चाहिए। एयर एंड वाटर टू रिमेन अलाइव, भोजन के अलावा हवा और पानी जीवित रहने के लिए उनको चाहिए। सेकेंड पॉइंट है दे रिस्पॉन्ड टू एक्सटर्नल इन्वायरमेंट एंड स्टिमुली, वे बाहरी वातावरण में अपने आप को रहने योग्य बना सकते हैं। बाहरी वातावरण से विभिन्न प्रकार की गैसें बाहरी वातावरण में है तो जो जीने लायक गैस है ऑक्सीजन, उसका उपयोग वो करते हैं और जो उनके उपयोग की चीज़ नहीं है जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, उसको वो बाहर निकाल देते हैं। दे ग्रो एंड रिप्रोड्यूस, वे वृद्धि करते हैं और अपने ही जैसे संतान को जन्म देते हैं। तो ये सब लिविंग ऑर्गेनिज्म के कुछ फीचर्स हैं। ऑल दिस वाइटल एक्टिविटीज़ विच अलाउ द organism to live are performed by the basic unit of their structure called the cell। ये सभी शरीर को चलाने वाली जो क्रियाकलाप है जो कि प्रत्येक जीव जंतु को जीवित रहने के लिए या अपने जीवन को चलाने के लिए
जो सबसे छोटी इकाई है वो सेल कहलाती है, कोशिका कहलाती है। जो हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई हैं उसको हम कोशिका कहते हैं। अगर हमारे शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएं तो जो सबसे छोटा टुकड़ा होगा जिसको हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं वो सेल कहलाएगा। A cell is the basic unit of structure and function of an organism. कोशिका जो है वो किसी भी जीव का बेसिक यूनिट है, सबसे छोटा यूनिट, सबसे छोटी इकाई कोशिका है, जिससे मिलकर हमारा या अन्य जीवों के शरीर का निर्माण होता है। A cell shows all the characteristics of living things. कोशिका जो भी सजीव चीज़ें हैं उनके गुण कोशिका में होते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि कोशिका क्या है। कोशिका हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई है। छोटी से छोटी इकाई अगर पूछा जाए कि हमारे शरीर की छोटी से छोटी इकाई क्या है तो वो कोशिका कहलाती है। कोशिका से मिलकर टिश्यूज़ का निर्माण होता है। जब बहुत सारे एक जैसी कोशिकाएं मिलती हैं तो टिश्यू का निर्माण करती हैं। तो वो आगे आपको बताया जाएगा। सबसे पहले तो यहाँ पे फोकस हमको कोशिका पे करनी है, सेल पे। तो सेल हमने देख लिया कि हमारे शरीर की या जीवों के शरीर की जो सबसे छोटी इकाई है वो कोशिका है। अब अगला जो हमारा पॉइंट है, हेडिंग, डिस्कवरी ऑफ द सेल। आखिर कैसे अस्तित्व में आया कोशिका, किस तरह से उसकी खोज हुई, उसके बारे में हम यहाँ पे देखेंगे। इन 1665 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक, एन इंग्लिशमैन, फर्स्ट डिस्कवर्ड द सेल। 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक नामक अंग्रेज वैज्ञानिक ने सबसे पहले कोशिका की खोज की। ही ऑब्जर्व स्लाइस ऑफ कॉर्क अंडर ए माइक्रोस्कोप। उसने कॉर्क का एक टुकड़ा लेकर और उसका माइक्रोस्कोप के नीचे उसका अध्ययन किया। ही सा ए नंबर ऑफ टीनी लिटिल बॉक्सेस इन द स्लाइस ऑफ कॉर्क। उसने देखा कि उस बॉक्स में, कॉर्क के अंदर जो कॉर्क का टुकड़ा था उसमें बहुत छोटे छोटे सूक्ष्म छिद्र उसको दिखाई दिए। These tiny boxes appeared like a honeycomb. ये जो छोटे डिब्बे थे वो मधुमक्खी के छत्ते के समान दिखाई दे रहे थे उस माइक्रोस्कोप में। He gave the term cell to each box. उसने प्रत्येक बॉक्स को कोशिका का नाम दिया। But the boxes or cells in the cork ऑब्जर्व बाई हुक वी आर एक्चुअली द डेड सेल। लेकिन जिस सेल का अवलोकन रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने किया था वो वास्तव में मृत सेल था, मरी हुई कोशिका थी। सिंस इवन आफ्टर रॉबर्ट हुक्स डिस्कवरी, रॉबर्ट हुक के खोज के बाद सेल्स रिमेन अननोन टिल द टाइम इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप्स विथ हाई रिसोल्यूशन कैम फॉरवर्ड। रॉबर्ट हुक ने तो कोशिका की खोज कर दी लेकिन अब वो उसमें कुछ न तो उनकी खोज में कोई विकास हुआ न वृद्धि, और वैसे के वैसे ही वो चलता रहा जब तक कि हाई रिसोल्यूशन मतलब हाई पावर के माइक्रोस्कोप की जब तक खोज नहीं हुई तब तक कोशिका के बारे में कोई निश्चित जानकारी हमको प्राप्त नहीं हुई। It takes 150 years after Robert Hooke's discovery. 150 साल का समय लग गया माइक्रोस्कोप, जो हाई पावर का माइक्रोस्कोप है, उसको खोज होने में। जब सबसे पहले 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज
कोशिका का अध्ययन शुरू किया। उसके 150 साल बाद हाई क्वालिटी का माइक्रोस्कोप आया और तब फिर से कोशिका की खोज को आगे बढ़ाया गया। नाउडेज साइंटिस्ट यूज हाई रिजोल्यूशन माइक्रोस्कोप और इवन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप फॉर डिटेल स्टडी ऑफ सेल्स एंड मैनी अदर पार्ट्स ऑफ द सेल्स। इस समय वैज्ञानिक हाई उच्च क्षमता वाले माइक्रोस्कोप का उपयोग करते हैं। इसे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप भी कहते हैं। किसी भी कोशिका का या कोशिका के भाग का विस्तृत रूप से अध्ययन करने के लिए हम इस उन्नत प्रकार के माइक्रोस्कोप का या इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का उपयोग करते हैं। अगला जो हेडिंग है, द सेल थियरी। सेल थियरी वाज बाय टू साइंटिस्ट। कोशिका के बारे में दो वैज्ञानिकों के द्वारा अध्ययन करके बताया गया। इन द ईयर 1838 1838 ईस्वी में ये जर्मन बॉटनिस्ट एमजे स्लाइडेन एंड जर्मन जियोलॉजिस्ट थियोडर स्वान इन 1839। दो वैज्ञानिक, एक जर्मन वनस्पति शास्त्र के वैज्ञानिक एमजे स्लाइडेन 1838 में और जर्मन प्राणी विज्ञान के वैज्ञानिक थियोडर स्वान ने 1839 में। आफ्टर स्टडिंग बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स इंडिपेंडेंटली, दोनों ने ही पौधे और जानवरों दोनों का स्वतंत्र रूप से अध्ययन किया। पुट फॉरवर्ड ए थियरी दैट इज नॉन एज सेल थियरी, और दोनों ने अलग अलग पौधे और जानवरों के कोशिकाओं के बारे में अध्ययन किया और एक थियरी का आविष्कार किया। इस थियरी को सेल थियरी के नाम से जाना जाता है। दिस थियरी स्टेट्स दैट, इस थियरी के अनुसार ऑल लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ सेल्स, जितने भी सजीव वस्तुएं हैं वो सभी कोशिकाओं से मिलकर बनी हैं। उसके बाद जो अगला पॉइंट है, ऑल सेल्स आर सिमिलर इन देयर बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन बट आर नॉट आइडेंटिकल। सभी कोशिकाएं एक ही जैसे का जो बेसिक स्ट्रक्चर है और कार्य वो एक ही प्रकार का होता है, लेकिन वो अलग अलग प्रकार से पहचाने जाते हैं। न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, नए सेल का निर्माण पिछली कोशिका से होता है। जब पिछली कोशिका मृत हो जाती है तो वो एक नए सेल का निर्माण करती है। द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल इन द बॉडी of a living organism determines its structure। जंतुओं की जो कोशिका है, जंतुओं के शरीर की कोशिका, वो जीव के सजीव होने और उसकी संरचना का निर्माण करने में सहायता करती है। द वे एन ऑर्गेनिज्म फंक्शंस depends on the way the cells work। सजीव का जो कार्य है वो उस सेल के कार्य पर निर्भर करता है। किस तरह से
एक सेल से अन्य सेल की उत्पत्ति होती है वो इसके द्वारा जाना जा सकता है। अगला जो हमारा हेडिंग है यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय जीव जंतु। बॉडीज ऑफ ऑर्गेनिज्म में कंसिस्ट ऑफ वन और मैनी सेल्स। सजीव का जो शरीर है वो एक या अनेक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ सेल्स, वो कोशिका के संख्या के ऊपर निर्भर करता है। द ऑर्गेनिज्म में बी डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, जितने भी जीव जंतु हैं वो दो प्रकार से डिवाइड किए जा सकते हैं। पहला है ऑर्गेनिज्म कंसिस्टिंग ऑफ ए सिंगल सेल आर कॉल्ड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। वैसे जीव जो एक ही प्रकार की कोशिकाओं से बने होते हैं वो एक कोशिकीय जीव कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पर हम देखेंगे ईस्ट, अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना एंड बैक्टीरियम। ईस्ट, अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, बैक्टीरियम, ये सभी जो जंतु हैं वो एक ही प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, इसलिए इन्हें यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। द सिंगल सेल इन ए यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म all the necessary functions like nutrition, respiration, movement, growth and reproduction। एक कोशिकीय जीव में जो भी क्रियाकलाप है, जितने भी आवश्यकता की क्रियाकलाप है वो उस एक ही कोशिका द्वारा संभव होती है। चाहे उसको पोषण प्राप्त करना हो, श्वास लेना हो, गति करना हो, वृद्धि करना हो या फिर जनन करना हो, वो सब एक ही कोशिकाओं से होता है। ऑर्गेनिज्म कंसिस्टिंग ऑफ मोर देन वन सेल आर कॉल्ड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। वैसे जीव जो एक से ज़्यादा कोशिकाओं से बने होते हैं वो बहुकोशिकीय जीव कहलाते हैं। लार्जर लिविंग थिंग्स आर मेड ऑफ मिलियंस और ट्रिलियंस ऑफ सेल्स। जो बड़े जीव हैं वो लाखों और करोड़ों कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। यहाँ पे फिगर आपको दिख रहा होगा कोशिकीय जीव का। यूनिसेलुलर जो ऑर्गेनिज्म है बैक्टीरियम, ईस्ट, पैरामीशियम, अमीबा एंड यूग्लिना। नीचे क्लू दिया एक, इट इज़ एस्टिमेटेड दैट फुली ग्रोन ह्यूमन हैज़ अबाउट 100 ट्रिलियन सेल्स। एक जो पूर्ण विकसित मनुष्य है उसमें कोशिकाओं की संख्या 100 ट्रिलियन होती है और 1 ट्रिलियन का वैल्यू है 10 टू द पावर 12 सेल्स। तो इस हिसाब से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारा जो शरीर है वो बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना है। इतनी कोशिकाएं हैं जिनको हम अपनी आँखों से देख भी नहीं सकते हैं, उसके लिए माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ेगी। और इन कोशिकाओं का ये रोज़ निर्माण होता है, रोज़ मरते हैं और रोज़ निर्माण लगातार ये क्रिया चलती रहती है। सम एग्जाम्पल्स ऑफ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म आर कैट, डॉग, फिश, एलिफेंट, मैंगो ट्री, रोज प्लांट एंड ह्यूमन बींग्स। कुछ उदाहरण हैं बहुकोशिकीय जंतुओं के, वो बिल्ली, कुत्ता, फिश, मछली, हाथी, आम का पेड़, गुलाब का पेड़ और मनुष्य की प्रजाति जो है वो मल्टीसेलुलर मतलब बहुकोशिकीय कोशिका की बनी है।